दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो सुजलॉन एनर्जी के लिए यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि यह ₹8 के मजबूत सपोर्ट के आसपास है और जैसे ये सपोर्ट टूटता है स्टॉक फिर से 8 के ऊपर आ जाता है। इस हिसाब से समझ में आ रहा है कि 8 इसको मिल चुका है सपोर्ट और आने वाले समय यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बन सकती है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या Q4 में धमाका कर सकता है सुजलॉन, क्योंकि पिछले हमने रिजल्ट देखे काफ़ी शानदार थे। पिछले एक साल में प्रॉफिट दुगुना हुआ है। तो जिस तरह से कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करिए आने वाले समय पूरी तरह से डेट फ्री हो सकती है और दूसरी तरफ देखें तो रिजल्ट बेहतर दे रही है और सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। आपको पता ही होगा सरकार ने पिछले दिनों इनका जो सारा बैंकों का कर्ज था वो 2 सरकारी कंपनियों को सौंप दिया है और काफ़ी बड़ा एक समय मिल चुका है, यानी 2030 तक के लिए उनको फ्री कर दिया गया है। आराम से वो अपना कर्ज चुका पाएंगे। साथ में जो कर्ज के लिए जो इंटरेस्ट रेट पे करे थे बैंकों को उससे भी कम ब्याज पे इनको सरकार की तरफ से लोन मिल चुका है। एक तरह से बेल आउट पैकेज दिया गया है सरकार की तरफ से। ये सारी जो बातें साबित करी है कि सुजलॉन को आने वाले समय में कोई भी टेंशन होने का सवाल नहीं है और प्राइस बहुत नीचे इस समय स्टॉक बिल्कुल पेनी स्टॉक बना हुआ है, 1 डिजिट में है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आज निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 23,185 के स्तर पे क्लोजिंग थी। कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिलेगी आपको, यानी एक तरह से देखें तो इस समय आप देख सकते हो कि निफ्टी एनर्जी में भी फ्लैट था और बाजार भी फ्लैट क्लोजिंग दी है। सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 8 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग कल की 7.95 की थी। इंट्राडे में ये 7.9 का लो भी बना, यानी स्टॉक बिल्कुल रेड में नहीं गया। 8.05 का इसने हाई बनाया और अंत में 8 पर ही क्लोजिंग थी, यानी जहाँ से शुरुआत थी वहीं क्लोजिंग हुई 0.63% की तेज़ी के साथ में। भले ही तेज़ी बड़ी ना बनी हो लेकिन अच्छी बात यह है कि इसने फिर से 8 के सपोर्ट को पा लिया है और एक काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि 8 का इसका सपोर्ट बना हुआ है। तेज़ी भले ना बने लेकिन 8 के नीचे नहीं जाता, जैसे ही ज़्यादा फिर से आता है। आप देख सकते हो 5 अप्रैल को स्टॉक 8.10 के आसपास था। फिर उसके बाद में अगर आप देखें तो ये काफ़ी समय तक आपको 8 के आसपास दिखाई देगा। 19 अप्रैल तक आपको 8 के आसपास दिखाई देगा, लेकिन फिर आप देख सकते हो कि 20 अप्रैल को स्टॉक नीचे आया और 21 अप्रैल को भी 7.95 का क्लोजिंग थी कल, लेकिन आज फिर से इसने 8 के सपोर्ट को टच कर लिया, जो काफ़ी अच्छी बात है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 23 मार्च को ये 7.75 के आसपास था, लेकिन 28 मार्च को ये 7.05 तक चला गया, यानी बिल्कुल 7 तक चला गया। लेकिन उसके बाद में आप देख सकते हो कि फिर से 3 अप्रैल को इसने 8.10 का हाई छू लिया। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि निचले लेवल से इसमें खरीदारी हो रही है। जैसे ही 8 के नीचे जाता है काफ़ी अच्छी खरीदारी होती है, स्टॉक फिर ऊपर आ जाता है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 30% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसका 165% का ज़बरदस्त रिटर्न है। ₹1 के आसपास स्टॉक था, आपको पता होगा कोविड काल में ये 13 तक जाके आया है। 1 ईयर के हिसाब से वापस 28% गिर चुका है। 3 मंथ के हिसाब से भी 20% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 2% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से लगभग कोई तेजी नहीं है। कुल मिला के अब यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा सकता है, इसमें गिरावट की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। तो यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL 240 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के पावर प्रोजेक्ट को लगाने की यहाँ पे प्लानिंग शुरू कर चुके हैं, यानी करीब 1600 करोड़ रुपये का निवेश करके यहाँ पे वो अपने ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाहते हैं, जिसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी दोनों ही शामिल है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम 240 मेगावाट के सोलर और विंड प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, जहां पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इनके टोटल प्रोजेक्ट ये लगेंगे, जिसमें 1600 करोड़ रुपये का खर्च होगा। तो BPCL के जितने यहाँ पे इनके जो आप देखें तो जो आउटलेट्स होंगे जहाँ पे वहाँ सब जगह पे वो अपने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से जो उनके पंप्स वगैरह है वो सारे के सारे ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। कंपनी 350 मेगावाट के अपने ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को लगाना चाहते हैं अपनी रिफाइनरीज के ऊपर। फिलहाल कंपनी का ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो 50 मेगावाट से कम है, लेकिन आने वाले समय 2025 तक वो 1 गीगावाट तक पहुंचाने की उनकी प्लानिंग है और 2040 तक ये 10 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। और इसके लिए लगातार बहुत सारे MOU साइन किए जा रहे हैं। इन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ भी MOU साइन किया है। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि आने वाले समय में सुजलॉन के लिए कामकाज बढ़ने वाला है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सुजलॉन विंड टर्बाइन इंस्टॉल करने के इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस इनको इस समय ऑर्डर दे रहे हैं और ऐसे में सुजलॉन को ये एक बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन चुकी है। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एक दूसरे एविएशन समिट हो रहा है, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया के कम से कम आप देखें तो 100% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से 25 एयरपोर्ट्स को आगे आने वाले समय पूरा करना है 2025 तक। यानी इंडिया के जो 25 एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ऑपरेट होंगे। और आप देख सकते हो इसकी जानकारी दी गई हमारे एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। और आप देख सकते हो
आने वाले समय में इसकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा। सबसे जो बड़ी बात है कि 2030 तक जो है पूरी तरह से जितने हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से तब्दील करने का प्लान है। और आप देख सकते हो इस समय इंडिया में 148 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स है, जिसमें 137 एयरपोर्ट्स है, 2 वाटर एरोड्रोम्स और 9 हेलीपोर्ट्स है। तो कुल मिला के सरकार की इस समय मंशा है कि आने वाले समय सारे के सारे एयरपोर्ट है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऑपरेट हो। और इसके लिए आप देखें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलॉन के लिए भी, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर विंड टर्बाइन आराम से इंस्टॉल किए जा सकते हैं और आने वाले समय उसके माध्यम से बिजली का यहाँ पे निर्माण किया जा सकता है। वैसे सुजलॉन एनर्जी ऑलरेडी सोलर एनर्जी में भी सक्रिय हो चुकी है काफ़ी पहले से, और वहाँ पर भी उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये कंपनी सारा का सारा काम करके देती है, यानी आप देखो तो विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसके बाद में लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस का काम भी देती है। और इसीलिए इंडिया के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउस है इनके साथ में बिजनेस टाइप कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए सुजलॉन 23 यूनिट टर्बाइन के लगाने वाली है। और आप देख सकते हो ये कच्छ गुजरात में इनका प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने वाला है 2023 तक ये कंप्लीट होने वाला है इस साल। और ये देख सकते हो अदानी ग्रुप लगातार इनको ऑर्डर दे रहा है। अदानी ग्रुप अदानी ग्रीन एनर्जी के लिमिटेड के माध्यम से जितने सोलर और विंड प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे उसका इंस्टॉल करने का और उसके लिए टर्बाइन सप्लाई करने का काम सुजलॉन के पास आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा देखें तो आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से भी इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला 144.9 मेगावाट के विंड टर्बाइन के इंस्टॉल कर लगाने के लिए। तो ये समझ सकते हो कि लगातार इनका कामकाज बढ़ रहा है, और ऐसे में जितने इंडिया में नए प्लेयर आएंगे वो सारे सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास काफ़ी अनुभवी टीम है और विश्व के 17 देशों में इन कंपनी का कामकाज है। बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो इसके रिजल्ट को जो लगातार गिरा था उसमें भी वृद्धि शुरू हो चुकी है। 2018 में देख सकते हो इनका रेवेन्यू 8116 करोड़ के आसपास था, जो 2019 में गिर के 5024 करोड़ तक आ गया, और 2020 में कोविड काल की वजह से और कम नीचे आया 2970 करोड़ तक आ गया। लेकिन 2021 में फिर से वृद्धि शुरू हुई 3345 करोड़ का रेवेन्यू, जो 2022 में बढ़ के 6581 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जो 2020 तक लगातार रेवेन्यू गिरा था उसमें फिर से ज़बरदस्त वृद्धि शुरू हो चुकी है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस को देखें तो 2018 में 389 करोड़ का लॉस था, 2019 में लॉस बढ़ के 1531 करोड़ तक पहुंच गया, और 2022 में कंपनी का लॉस 2691 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त लॉस हुआ, लग रहा था कि कंपनी डूब जाएगी, लेकिन 2021 में कंपनी ने दिया शानदार बाउंस बैक और 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और 2022 में 166 करोड़ का जरूर लॉस हुआ है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट हमने देखे काफ़ी बेहतर है, और पिछली बार तो जो प्रॉफिट है वो दुगना हुआ है। इस हिसाब से देखें तो इस बार भी Q4 बेहतर रहने की पूरी संभावना है। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखें तो आपको समझ में आएगा कि जो लगातार कम होता फिर से बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। दिसंबर 2021 में 1610 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो मार्च में बढ़ के 2474 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन जून में कमी आई 1381 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू, जो सितंबर क्वार्टर में बढ़ के 1438 करोड़ तक पहुंच गया, और दिसंबर 2022 में 1458 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 3 क्वार्टर से रेवेन्यू फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। प्रॉफिट लॉस को देखें तो दिसंबर 2021 में 37.69 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च में 204 करोड़ का लॉस हुआ, जून में 2430 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। इसके पीछे वजह थी अदर इनकम। सितंबर में 57.43 करोड़ का प्रॉफिट, जो दिसंबर में बढ़ के 78.36 करोड़ तक पहुंच गया। अब पिछले दिसंबर के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो प्रॉफिट दुगुना हो चुका है, यानी कारोबार बिल्कुल पटरी पे है। अब नेटवर्थ जो निगेटिव था काफ़ी ज़्यादा, मार्च 2022 में 3526 करोड़ वो रह गया 330 करोड़ तक सितंबर क्वार्टर में, और इस बार लगता है कि जो निगेटिव नेटवर्थ है वो पूरी तरह से पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पे अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया है। आप देख सकते हो कि मार्च 2022 में प्रमोटर के 15.85% के शेयर थे, 88.54% के शेयर गिरवी रखे हुए थे, लेकिन आप देख सकते हो कि इस मार्च में ये 80.77% तक आ गए। तो सबसे जो बड़ी बात है कि गिरवी शेयर कम हुए, जबकि सितंबर में इनके 100% शेयर गिरवी थे। तो यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ग्रुप ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है, लेकिन अभी भी भारी मात्रा में गिरवी शेयर है, 80% है, लेकिन जो कोशिश की जा रही है वो काफ़ी अच्छी है। हो सकता है कि आने वाले समय पूरे गिरवी शेयर छुड़ा लिया जाए। एक आंकड़ा बहुत शानदार है, वो है एफआई का। एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। आप देख सकते हो मार्च में 5.52% की होल्डिंग थी, जो जून क्वार्टर में 6.29% हुई, सितंबर में 7.84% की होल्डिंग, दिसंबर में थोड़ी सी कम हुई 7.65% की होल्डिंग, और इस बार मार्च में 7.64% की होल्डिंग, लगभग एक जैसी है। तो काफ़ी अच्छा निवेश है। पिछले मार्च के मुकाबले इस मार्च में देखें तो अभी भी एफआई का निवेश आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन डीआई ने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम की है। मार्च 2022 में देख सकते हो 13.57% की होल्डिंग थी, जो जून में बढ़ के 15.51% तक पहुँच गई, लेकिन उसके बाद में एफआई की होल्डिंग लगातार कम हुई। फिलहाल मार्च में 5.56% की होल्डिंग है। तो हमारे बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे निवेश कम किया है, लेकिन एफआई का निवेश बना हुआ है।
जनरल पब्लिक की बात करें तो मार्च 2022 में जहाँ पे 65.06% की होल्डिंग थी, जो इस समय 72.29% के आसपास चली गई है। तो जनरल पब्लिक ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट के बाद यहाँ पे तेजी का दौर शुरू होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।